हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नॉलेज वन यूट्यूब चैनल पर। आज साइंस का सेट नंबर 29 करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तथा जो भी दोस्त पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। और अगर इसका PDF जो है आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और जिसका कि टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दो या अधिक पदार्थों में से एक सजातीय मिश्रण को डैश कहा जाता है। ठीक है ना, यानी सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। सजातीय मिश्रण जो होता है, सजातीय मिश्रण क्या कहता है कि जिसमें कि बढ़िया से घुल जाए चीज़, उसे सजातीय मिश्रण कहते हैं। तो सजातीय मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है कि एक द्रव जिसमें कि 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, तो द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता का नहीं, यहाँ संयोजकता नहीं होगा, द्रव्यमान के संदर्भ में इसे हम यहाँ कहेंगे सांद्रता प्रतिशत की गणना करें या द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। ठीक है ना, यहाँ लिख लीजिएगा सांद्रता प्रतिशत, सांद्रता प्रतिशत की गणना करें। ठीक, अब देखिए सांद्रता प्रतिशत बराबर इसमें फार्मूला होता है कि विलय बटे विलियन गुना 100, यानी विलय बटे विलियन गुना 100। ठीक, ये सांद्रता प्रतिशत का फार्मूला होता है। ठीक ना, इसमें देखिए विलय क्या है, 29 ग्राम साधारण नमक, ये विलय हो गया, और इसमें विलायक हो गया 320 ग्राम, और विलियन टोटल हो जाएगा 320 प्लस 49 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं तो विलय यानी 49 बटा विलियन क्या हो जाएगा 320 प्लस 49, तो 320 प्लस 49 हो जाएगा आपको 369, और गुना 100 कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको उत्तर आएगा 13.28%। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव कणों को डैश कहा जाता है, यानी प्रति द्रव कण यानी एंटी पार्टिकल। जो इसका एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। परमाणु का जो है उप परमाणु कण इस सब में से कौन सा नहीं है। देखिए उप परमाणु कण इस सब में से जीनोन नहीं होगा। जीनोन क्या है, ओकीरिया गैस है, जो कि इसका उप परमाणु कण नहीं है, क्योंकि वो क्रिया क्या है किसी के साथ अभिक्रिया करेगा ही नहीं, तो ये उप परमाणु कण कैसे बना लेगा। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। देखिए परमाणु का नाभिक मॉडल जो है ये रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक ना, देखिए अगर आपसे पूछेगा कि परमाणु शब्द का परिचय किसने दिया है, तो ये हो जाए, इसका उत्तर हो जाएगा आपको डोमिक्रिटस। अगर पूछेगा कि परमाणु का खोज किसने किया है, तो रदरफोर्ड हो जाएगा। और परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, तो ये होगा डाल्टन। डाल्टन ने जो है पहली बार परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो डाल्टन ने दिया था। और परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया, तो जो कि रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, यही हमसे पूछा है प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। देखिए सेल निकालने के लिए हमें एक क्रम याद करना होगा, 2 8 8 18, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही एक क्रम है। ठीक है, इस पर जब हम बैठाएंगे, देखिए पहला कक्षा में 2 जाएगा तो 2 8 यानी 10 हो गया, बचा कितना है 3, कितना हो गया इसमें टोटल कितना सेल हो गया, 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल, इसमें टोटल 3 सेल हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आवर्त के जो दोनों तत्व होता है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में होता है। देखिए टोटल कक्षा जो होता है KLMN से हम कक्षा को डिनोट करते हैं। ठीक ना, KLMN। ठीक ना, के कक्षा में जो है n का मान होता है 1, और इसके L का होता है 2, और 3 M का होता है 3, और N का होता है 4। इसमें देखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या में अब हमला होता है 2n²। ठीक ना, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा K में 2, और L में हो जाएगा 2 3 4 दूनी 8 हो जाएगा, और M में हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18, और 4 4 16 दूनी 32 हो जाएगा इसमें। ठीक ना, तो देखिए हमसे क्या कहा है कि पहले आवर्त के जो है दोनों तत्वों, देखिए पहला आवर्त में कौन कौन तत्व है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। पहला आवर्त में क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, और हीलियम का देखिए हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 2 है, यानी अधिकतम जो है परमाणु द्रव्यमान 2, यानी कि दोनों किस में आ जाएगा, अधिकतम के में ही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार का सबसे छोटा है। डैश का आकार सबसे छोटा है। ठीक ना,
देखिए पीरियोडिक टेबल में होता क्या है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे उसमें परमाणु आकार क्या होगा, इसमें आकार क्या होगा, घटेगा। परमाणु आकार इसमें घटता है। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे यानी ऊपर से नीचे जाएंगे वर्ग में, तो इसमें क्या हो जाएगा, परमाणु आकार इसमें बढ़ेगा, ठीक ना, बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सब में से किसका परमाणु आकार सबसे कम होगा, सबसे परमाणु आकार कम होगा जो इस कोना में होगा उसका परमाणु आकार सबसे कम होगा, ठीक है। तो देखिए आप ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। देखिए ऑप्शन कहता है, ऑप्शन का नीचे देखते तो उसको देखिए एल्युमिनियम दिया हुआ है, सोडियम दिया है और मैग्नीशियम दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए यहाँ आप देखते हैं इस तीनों में से इसका स्थान कहाँ है, यानी सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक। इसका स्थान देखिए सोडियम, सोडियम Na यहाँ है, देखिए इसका आकार तो नहीं होगा छोटा, सोडियम यहाँ हो गया। एल्युमिनियम देख लीजिए, एल्युमिनियम का आकार यहाँ है और मैग्नीशियम देख लीजिए, मैग्नीशियम का कहाँ पर है, यहाँ है, ठीक ना। देखिए सबसे लास्ट में कोना कौन सा है, तो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का आकार सबसे छोटा होगा। देखिए एल्युमिनियम किस ऑप्शन में दिया हुआ है, कि एल्युमिनियम दिया हुआ है आपको Al3+ जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, इस सभी में से जो है इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपको वेब कैमरा, वेब कैमरा इनपुट डिवाइस ही है क्योंकि ये फोटो को कैप्चर करता है, तो ये इनपुट डिवाइस ही हो गया। सी है कि बी है VCR, VCR देखिए VCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर, यानी बार कोड रीडर। आप मॉल उल में गए होंगे, जो बिलिंग करता है, जो बार कोड पर ऐसे दिखाता है उसमें लाइट जलाता है तो उसका बिलिंग हो जाता है, क्या हुआ, ये इनपुट डिवाइस ही हो गया जो कि बार कोड रीडर। सी नंबर है कि डिजिटाइजर, डिजिटाइजर क्या होता है कि जो है एक पैड होता है जिस पर कि जिसके द्वारा क्लास बनाया जाता है, लिखा जाता है, उसी को हम डिजिटाइजर कहते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रोसेसर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि डीवीडी उदाहरण है किसका, डीवीडी किसका उदाहरण है। देखिए ऑप्शन ए है कि ठोस अवस्था की संचय उपकरण का, बी है कि आउटपुट उपकर्ता का, सी है हार्ड डिस्क का, डी है ऑप्टिकल डिस्क का। देखिए डीवीडी जो है ये ऑप्टिकल डिस्क का ही उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक ना। देखिए माँ के भ्रूण से जो है पोषण प्राप्त कौन करता है, ये करता है गर्भनाल। गर्भनाल को ही इंग्लिश में हम कहते हैं प्लेसेंटा, इसे ही अपरा भी कहा जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कि गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलती है। देखिए गर्भाशय जो होती है ये खुलती है आपको योनि में किसके माध्यम से, तो ये गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से खुलती है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल में ध्वनि की गति क्या होती है। देखिए समुद्री जल में ध्वनि गति क्या होती है, ध्वनि की गति कहाँ पर क्या होती है, देखिए इससे संबंधित सारा प्रश्न को हम कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए ध्वनि की गति कहाँ पर क्या, देखिए आसुत जल या जल में ध्वनि गति क्या होती है, 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। समुद्री जल में ध्वनि गति होती है 1531 मीटर पर सेकेंड, और हवा में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड, और ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल होती है 316 मीटर पर सेकेंड, और स्टील में ध्वनि की चाल होती है 5960 मीटर पर सेकेंड। निकेल में ध्वनि की चाल होती है 740 मीटर पर सेकेंड, यानी 60-40 मीटर पर सेकेंड, और हीलियम गैस में ध्वनि की गति होती है 965 किलोमीटर पर सेकेंड। आप देखिए एल्युमिनियम में जो ध्वनि की चाल होती है ये 6420 मीटर पर सेकेंड होती है, और स्टील में ध्वनि की चाल होती है 5960 मीटर प्रति सेकेंड। इसे ही हम जो है 13,332 मील प्रति घंटा में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आप प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है समुद्री जल में ध्वनि की गति क्या होगी। देखिए समुद्री जल में जो है ध्वनि गति हम लोग अभी क्या देखे थे, 1531 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति के परिवर्तन हो जाती है, तो इस कथन पर संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है। देखिए ऑप्शन ए है कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति क्या होती है, 316 मीटर पर मिनट दिया हुआ है, ठीक है। आसुत जल में ध्वनि की गति क्या होती है, 1498 मीटर पर मिनट दिया हुआ है। देखिए क्या होता है ऑक्सीजन गैस में जो है ध्वनि गति क्या होता है कि ऑक्सीजन ध्वनि गति होता है 316 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 316 यहाँ मिनट पर सेकेंड है, ये गलत हो गया। आप देखिए स्टील में, और दूसरा क्या है कि आसुत जल में जो है ध्वनि गति क्या होती है 1498 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है मिनट पर सेकंड, यानी कि दोनों गलत हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों गलत है, ना तो ए और ना ही बी सही है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या, देखिए समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और जल यानी आंसू जल में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं समुद्री जल और आंसू जल में ध्वनि की चाल क्या होती है। देखिए समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकेंड, और आंसू जल में ध्वनि की चाल होती है 1498 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। दोनों मीटर पर सेकेंड में ही है, लेकिन यहाँ हमको किलोमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। देखिए ये नहीं होगा, यानी ना तो ए और ना तो बी सही है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला प्रश्न है कि विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन ए है कि एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर पर सेकेंड, यानी 6220 तो नहीं होता है, एल्युमिनियम में ध्वनि गति होता है आपको 6420 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, 6420, तो ये गलत हो गया। अब देखिए निकेल में ध्वनि गति 6040, ये सही दिया हुआ है, इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, केवल ऑप्शन बी सही है, यानी कि केवल बी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य। देखिए ऑप्शन ए है कि हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। देखिए हीलियम में 965 किलोमीटर पर सेकेंड ही होता है, ये सही है। देखिए हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 होती है। देखिए हाइड्रोजन में भी 1284 ही होती है, जो कि ये भी सही है, ठीक है ना। तो यानी ए और दो दोनों सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है। देखिए ऑप्शन ए है कि स्टील में ध्वनि गति 59-60 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। 59 में जो स्टील में जो 59-60 नहीं होता, ये तो सही है। और देखिए निकेल में ध्वनि गति 60-40 होता है, ये भी सही है, यानी दोनों सही है, यानी क्या होगा इसका उत्तर, ए और बी दोनों सही, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बायफोकल लेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। देखिए बायफोकल लेंस जो होता है इसका आविष्कार किया गया था आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। नहीं, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो गैलीलियो को माना जाता है, गैलीली को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें, तथा आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कर सकें। चलिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।